देखिए आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स। हाउ कैन यू डिफाइन pastoral elegy? What is point of view? Define plot. What is conflict? Define black comedy. And what do you mean by theater of the absurd? आज हम इन सब चीजों को डिफाइन करेंगे, जिसमें एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। ब्लैक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, या खासकर ब्लैक वर्ड्स और हीरोइक कपलेट को भी लेके so many times we have discussed taking this topic. तो here I would like to tell you कि जो blank words है उसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है कि blank words is unrhymed form of words। कौन सा होता है? unrhymed होता है। और जबकि जब आप फ्री वर्ड्स की बात करते हैं तो उसपे कोई फिक्स मीटर नहीं होगा। ब्लैंक वर्ड्स में क्या है, एक तो अनराइम्ड होता है और एक फिक्स मीटर होता है। वो कौन सा फिक्स मीटर है? आयाम्बिक मीटर। ब्लैंक वर्ड जब भी होगा किसमें होगा? आयाम्बिक मीटर में। स्पेशली आयाम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। और जब आप फ्री वर्ड्स की बात करते हैं तो फ्री वर्ड्स में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ना ही मीटर फिक्स है, ना ही उसका रिदम, ना ही उसका राइम पैटर्न, कोई भी चीज वो फिक्स नहीं है। So I would like to tell you, whenever you go especially differentiate between blank words and free words, what you have to keep in your mind, you have to keep in your mind कि blank words is unrhymed form of words. Number one point, what do you have to keep in your mind कि blank words is unrhymed form of words. Here you see blank words एक तो अनराइम्ड है, और ये क्या होता है, इसका एक फिक्स मीटर होता है जिसको आयाम्बिक मीटर कहा जाता है। ब्लैंक वर्ड्स का सबसे पहले यूज किसने किया है? हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे ने किया। किसने किया है? हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे ने किया हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने इसका यूज कब किया हुआ? 1540 में। वर्जिल की एक किताब थी जिसका नाम एलीट था। तो बुक सेकेंड एंड बुक टू एंड बुक फोर को करने की उन्होंने किया है। So the first question is differentiate between blank and free words. Blank words follows the fixed meter. Blank words में जो मीटर होता है वो फिक्स होता है। फिक्स मीटर वो कौन सा है? आयाम्बिक पेंटामीटर है। What do you mean by आयाम्बिक? आयाम्बिक मीटर वह मीटर होता है जिसका पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा और दूसरा आपका क्या होगा? स्ट्रेस होगा। If anyone ask you what is iambic pentameter, स्पेशली आयाम्बिक मीटर। आयाम्बिक मीटर वो होता है जिसमें पहला सिलेबल क्या होगा? अनस्ट्रेस होगा। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, बगैर जोर दिए हुए उसका प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। और जो फॉलोइंग सिलेबल होगा वो क्या होगा? स्ट्रेस्ड। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो ब्लैंक वर्ड्स है वो अनराइम्ड होता है। ब्लैंक वर्ड्स का यूज सबसे पहले किसने किया? हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे ने किया है। और इन्होंने जो इसका यूज किया हुआ है, वर्जिल की जो किताब एनीड है उसके बुक सेकेंड एंड फोर में 1540 में किया हुआ था। और ब्लैंक वर्ड्स एक आइडियल मीटर था एलिजाबेथन एज का, जैकोबियन एज का, एज ऑफ जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेड ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। शेक्सपियर के सारे प्लेस ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए। क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजिडीज ब्लैंक वर्ड्स में आई हुई है। और इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड ब्लैंक वर्ड्स पे रहा। तो ये ब्लैंक वर्ड्स को लेकर के कुछ मोटी मोटी बातें थी। लेकिन जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना, वो कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये अनराइम्ड वर्ड्स फॉर्म है और किस मीटर में होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। और एलिजाबेथन एज का आइडियल मीटर रहा। हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे ने इसको पहली बार यूज किया है। दूसरा पॉइंट आ रहा फ्री वर्ड्स। जो फ्री वर्ड्स है इसके क्या होता है? ये भी अनराइम्ड होता है, लेकिन कहीं कहीं पे राइम्ड होता है। लेकिन ये कैसे राइम होता है? इरेगुलर राइम। फ्री वर्ड्स में जितनी भी चीजें होती है वो रेगुलर नहीं होगी, कोई भी चीज फिक्स नहीं होगा, उसका सारा चीज इरेगुलर फ्री वर्ड्स का होगा। IRREGULAR। क्या क्या चीजें इरेगुलर होगी? मीटर, दूसरा रिदम,
RHYTHM रिदम, तीसरा राइम पैटर्न। मतलब ये तो केवल एक एग्जांपल बताया जा रहा है, सारी चीजें उसकी क्या होगी, आपका वो होगी। तो यू सी व्हाट, यू सी की जो फ्री वर्स है वह सब कुछ किस पे होता है, इरेगुलर होता है। ना तो मीटर उसका रेगुलर होगा, ना ही आपका जो है राइम पैटर्न, ना ही रिदम, कोई भी चीज उसमें फिक्स नहीं होता। लेकिन ब्लैक वर्ड्स में एक चीज फिक्स है, वो कौन सा चीज है, वो आयामिक पेंटामीटर में होगा और वो अनराइम्ड होगा, डज नॉट फॉलो एनी फिक्स मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन पेस्टरल एलिजी। पेस्टरल एलिजी क्या है? पेस्टरल एलिजी इज अ पोयम अबाउट डेथ। पहली बात तो जो जो भी पोयम डेथ को लेकर के, एलिजी एक ऐसी पोयम है दैट इज composed on the death of someone। एलिजी को ये कहा जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ पोयम composed on the death of someone or the last of anything। तो जो एलिजी है वो ऑलरेडी ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग है। लेकिन इसको पेस्टोरल क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो सेटिंग होता है वो कंट्री साइड एरिया होता है, COUNTRY, कंट्री साइड एरिया। किसका सेटिंग? पेस्टोरल एलिजी का। और ये जो पेस्टोरल एलिजी है, यह लैटिन वर्ड पैस्टर से आया, PASTOR, लैटिन वर्ड पैस्टर से आया है। जब ये लैटिन वर्ड पैस्टोर से आया हुआ है तो इसका एक किसको रिफर करता है? शेफर्ड और शेफर्डेस को रिफर करता है। तो यू सी इट व्हाट, यू सी इट की जो पेस्टोरल एलिजी है, इट्स अबाउट अ पोयम, इट्स अ पोयम अबाउट डेथ। यह एक ऐसी पोयम है जो डेथ के बारे में है। इन दिस पोयम पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ फॉर द डेड। और इसमें जो है क्या होता है, पोएट अपने ग्रीफ को, कष्ट को बताता है किसके बारे में? फॉर द डेड। लेकिन कहाँ पे? जिसका सेटिंग रूरल होगा। और किसके बारे में? अबाउट शेफर्ड्स के बारे में। तो इफ यू गो तो एक पॉइंट तो यही होता है कि पेस्टोरल एलिजी, दो शब्द है। पहले एलिजी को डिफाइन करना है। एलिजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग, या एलिजी इज अ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। लेकिन इसको पेस्टोरल क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया जो पेस्टोरल एलिजी है उसका सेटिंग कंट्री साइड एरिया होता है और पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ फॉर द डेड इन रूरल सेटिंग। रूरल सेटिंग होगा। और किसके बारे में? अबाउट द शेफर्ड्स एंड शेफर्डेस, अबाउट द लाइव्स ऑफ शेफर्ड्स एंड शेफर्डेस को लेकर के होता है। तो ये एक पॉइंट रहा है जो आपको ध्यान में रखना है कि पेस्टोरल एलिजी की एक एक खासियत होती है। और अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में बात करनी है तो बहुत सारे पेस्टोरल एलिजीज है। जॉन मिल्टन का अगर आपको याद होगा, उनका जो एलिजी रहा है एडोडाइस, और PB शेली का लिसिडास। और इसके अलावा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पेस्टोरल एलजी रही है, एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। सो मेनी पेस्टोरल एलजी यू कैन जस्ट सी। और उसपे यही दो बातें बताई जाती है कि ऑन द डेथ ऑफ शेफर्ड एंड शेफर्डेस, और सेटिंग जो होगा क्या होगा? रूरल एरिया में होगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें कि नजरिया, परसेप्शन, ख्याल क्या है, उसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब भी राइटर किसी मैटर पर, किसी भी मैटर पर वो कोई बात रखता है या लिखता है तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस केस को देखता है और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू इज एन ओपिनियन, या ओपिनियन है, या जजमेंट भी हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है किसी मैटर के प्रति। इट मे बी अगेंस्ट और इन फेवर, या फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी हो सकता है। जैसे कोई भी घटना आपने लेकर के जिक्र किया तो उसके आप फेवर में भी हो सकते हैं या अगेंस्ट में भी। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जैसे आपका हुआ था डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। तो नोटबंदी अगर आप एक इस इशू को लेते हैं और एक कहानी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो ये जो होगा, या अगर आप उस पे कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसके फेवर में भी आप बात कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। तो ये जो आपका ओपिनियन है उसके फेवर में होना या उसके अगेंस्ट में होना,
वह क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है। उससे आपका जजमेंट भी, आपका ओपिनियन, ये सारी चीज समाहित होती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन प्लॉट। प्लॉट किसको कहा जाता है? प्लॉट इज अ, काफी कई बार डिस्कस हुआ, तो प्लॉट कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। जो प्लॉट है उसको ये कहा जाता है कि ये ग्रीक वर्ड माइथॉस से आया। ये क्वेश्चन बनता है, जो प्लॉट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड माइथॉस से आया है। माइथॉस रिफर्स टू प्लॉट। प्लॉट को अरिस्टोटल ने कहा है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। जो अरस्तु का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी रहा, उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। और एक जो गुड प्लॉट होता है उसका बिगनिंग होता है, मिडिल होता है और एंड होता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्लॉट, तो प्लॉट इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। एक अच्छा शब्द है कि प्लॉट इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। समटाइम्स द पीपल से कि प्लॉट इज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। सिस्टमेटिक, चाहे आप लॉजिकल वर्ड यूज करिए चाहे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी घटना को एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में व्यक्त करना, रखना, वो चीज क्या कही जाती है? प्लॉट कही जाती है। तो प्लॉट क्या है? प्लॉट इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। जो प्लॉट है यह सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स होता है। इसका बिगिनिंग होता है, इसका मिडिल होता है और इसका एंड होता है। इसके अलावा इसमें उन्होंने बताया कि बिगनिंग का मतलब एक्सपोजिशन है, मिडिल का मतलब राइजिंग है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो है राइजिंग या क्लाइमैक्स हुआ, और फिर उसका एंड होगा फॉलिंग एक्शन। ये सब चीजें तो प्लॉट को लेकर के एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स है, फॉलिंग एक्शन है और रिजोल्यूशन है। ये प्लॉट पे दिखाया जाता है। तो अगर कुछ नहीं होता, बस इतना समझना है कि प्लॉट वर्ड ग्रीक वर्ड माइथॉस से आया है, और प्लॉट को अरिस्टोटल कहते हैं कि इट इज इट्स द सोल ऑफ ट्रेजिडी। आगे उन्होंने बताया कि जो प्लॉट होता है, अ गुड प्लॉट हैज बिगिनिंग, मिडिल और एंड जो है। ये तमाम बातें उन्होंने लेकर के प्लॉट को लेकर के किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी यू सी की कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल है। किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी तो, आप कह सकते हैं कि चाहे वो कोई टॉपिक हो या कोई ऐसा चीज हो, उसको लेकर के जो आपस में एक बहस होती है, वह कॉन्फ्लिक्ट जो है विचारों का भी हो सकता है, एक बना स्थिति भी हो सकती है किसी भी चीज का। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉब्लम और स्ट्रगल इन अ स्टोरी और प्ले। इट आकर्स इन राइजिंग एक्शन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है राइजिंग एक्शन में होता है, क्लाइमैक्स में होता है और फॉलिंग एक्शन में होता है। बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी और एंड में भी। इट क्रिएट्स सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट इन द स्टोरी और प्ले। So conflict is nothing at all. Conflict is just like a problem or struggle in a story or plot. And conflict, especially modern age में जो conflict है, that is the conflict of ideas। जो है वो conflict of ideas होता है। और ये कहाँ पे दिखाई पड़ता है? राइजिंग एक्शन में भी, क्लाइमैक्स में भी और फॉलिंग एक्शन में भी। इट क्रिएट सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है? सस्पेंस भी है, एक्साइटमेंट भी है। इन सब चीजों को भी लेकर के इस पे बात होती है, या इस तरह की चीजें रही है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म है डिफाइन ब्लैक कॉमेडी। Black comedy is a humorous work in which human suffering regards as absurd and funny. ब्लैक कॉमेडी वह होता है जो कि एक ह्यूमरस वर्क होता है। ह्यूमरस वर्क का मतलब कि हंसी हंसी में किसी मुद्दे को लेकर के उस पे बात की जाएगी। तो ये जो ब्लैक कॉमेडी यह एक ह्यूमरस वर्क है इन विच ह्यूमन सफरिंग रिगार्ड्स एज एब्जर्ड और फनी। जिसपे ह्यूमन सफरिंग को क्या दिखाया जाता है? एब्जर्ड। एब्जर्ड मीन्स मीनिंगलेस या फनी उसको दिखाया जाता है। और ब्लैक कॉमेडी जो थिएटर ऑफ एब्जर्ड है उस समय ही आया। जब भी आप थिएटर ऑफ एब्जर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ब्लैक कॉमेडी भी मिलेगा। और इफ यू गो विद द बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काफी हद तक वो ब्लैक कॉमेडी का, उसमें थ्रेड भी है, चीजों को फनी वे में लेकर के जो सफरिंग है इंसान का, ह्यूमन सफरिंग का, उसको फनी और एब्जर्ड वे में
प्रेजेंट किया गया है। तो एक एग्जांपल कौन सा हो सकता है? द बर्थडे पार्टी भाई उनका क्या नाम है, हैरोल्ड पिंटर का। लास्ट इस शीट का जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय थिएटर ऑफ द एब्जर्ड। थिएटर ऑफ एब्जर्ड से क्या मतलब है? थिएटर ऑफ द एब्जर्ड इज वन काइंड ऑफ ड्रामा इन विच एब्जर्ड, थिएटर ऑफ एब्जर्ड एक तरह का ड्रामा है इन विच एब्सर्डिटी emphasized एंड लाइक रियलिस्टिक, जिसमें एब्सर्डिटी को बढ़ा दिया जाता है, रियलिटी उसमें कम होता है, एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। एक एग्जांपल वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट। इनका एक और भी एंड गेम है, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी भी है। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी रही है जो रही। तो व्हाट डू यू मीन बाय थिएटर ऑफ एब्जर्ड? थिएटर ऑफ एब्जर्ड इज अ टाइप ऑफ प्ले जिसपे एब्जर्डिटी है, मीनिंगलेस है, ऑल दीज थिंग्स यू सी। और ये आपका कब आता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और थिएटर ऑफ एब्जर्ड पे एक बड़ा नाम हैरोल्ड पिंटर का जो है सैमुअल बेकेट का है। इसमें इरेशनल, इलॉजिकल, मीनिंगलेस, अनएक्सप्लेनेबल बहुत सारी बातें होती हैं। तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट हियर, बस इतना मैं इसमें डिस्कस करूंगा। एंड मीट यू टुमारो, कल हम लोग आगे जो है बात करें। थैंक यू सर।